डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हमें मीटिंग सीजन जो कि गुलमोहर क्लास 6 की बुक का एक लेसन है वो हमें स्टडी करना है। और इसके जो राइटर हैं सर माइकल मापोगो, ही इज स्टिल अलाइव। इस ट्यूटोरियल को बनाया जाना था क्योंकि ही वाज बोर्न इन 1943 एंड इज़ नोन फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर। इसमें लिखा भी गया है कि 2003 से 2005 तक एंड ही वाज नेम्ड अ चिल्ड्रंस लॉरिएट, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑनर है जो उन्हें मिला। ही वॉज अ ब्रिटिश बॉर्न राइटर, और काफ़ी दिनों तक उन्होंने टीचिंग भी की। उसी समय उन्होंने राइटिंग भी स्टार्ट की थी। और उनकी नावल जैसे वार हॉर्स है वो चिल्ड्रन लिटरेचर में ही आएगी, उसने काफ़ी फेमस बना दिया उन्हें। उनकी नावल्स पे स्टेज प्रोग्राम्स और फिल्में भी बनी हैं, जैसे कि वार हॉर्स। और लेटेस्ट अगर हम बात करें तो 2023 में ही एक फिल्म बनी है, केंसुकीज किंगडम, एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म है, यू कैन वॉच इट। तो इसमें हमें मीटिंग सीजन उनकी नावल है जो 2006 में पब्लिश हुई थी, और सेटिंग जो है वो 1960 की है, फ्रांस में। मैंने नावल पूरी पढ़ी है और इजी है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो मुझे मालूम है पूरी स्टोरी क्या है। बीच बीच में मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें जानकारी देता रहूँगा। और इसकी जो शुरुआत होती है उसमें उसकी जो माँ होती है वो बीमार होती है, उसे हॉस्पिटल जाना होता है भर्ती होने के लिए। तो वो अपने बेटे को, जो कि उससे कभी दूर नहीं रहना चाहता था, उसका अरेंजमेंट करती है कि जाके वो मतलब समय बिताए, स्टे करे, जिससे उसकी देखभाल ठीक ठाक हो जाए। वो प्रोविंस में उसकी जो आंट होती है, यानी जो सिस्टर उसकी मदर की है, उसकी माँ की बड़ी बहन यानी कि आंट मैथिल्डा, और उनका घर प्रोविंस के साउथ में होता है। मैं आपको प्रोविंस दिखा दूं पहले। देखिए जो मैप आप देख रहे हैं ये यूरोप का मैप है और इसी में फ्रांस है। मैं इस मैप को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस मैप में फ्रांस कहाँ है? फ्रांस यहाँ पे है। ये जो ग्रीन कलर का मैप आप देख रहे हैं फ्रांस का है, और यहीं पे इस जगह पे जो प्रोविंस है इसको भी मैंने मार्क किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फ्रांस के मैप में ये जो प्लेस है ये है यहाँ पे प्रोविंस, और इसी यहीं पे एक्स एंड प्रोविंस भी है जहाँ पे सिजन रहते थे। सिजन के मतलब कई कैसल्स थे जहाँ पर ये जो है यहाँ फेमस था, यहाँ पे भी काफ़ी वक्त उन्होंने बिताया था। और बीच में एक जगह आएगी ब्रिटनी। तो वो जो लड़का था यानी कि यानिक की स्टोरी है इसके अंदर। तो ये जो यानिक था वो अपनी माँ से कभी दूर नहीं था, बस एक बार वो ब्रिटनी गया था यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे जो वाटर है वहाँ पे बोट्स वगैरह उसने देखी थी, उसका जिक्र आएगा बीच में। तो आपको याद रहे कि मतलब ब्रिटनी कहाँ पे है और कहाँ पे वो था। इसके अलावा उसने अपने आंट के यहाँ पे भी वक्त बिताया था, ऐसी बात नहीं है। वो अंकल ब्रूनो को जानता था। आंट मैटिल्डा के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, और वहाँ पे आपको बाद में पता चलेगा अमंडीन, ठीक है, जो कजिन होती है उससे वो नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम वो मीट करेगा, वहाँ पे जाके मिलेगा उससे। तो चलिए स्टोरी में लौटते हैं। यहाँ पे मैं ओरिजिनल स्टोरी की लाइन्स आपको दिखा रहा हूँ जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो 10 साल का था और कभी भी अपनी माँ से अलग नहीं हुआ था, है ना। बस थोड़े समय के लिए वो आउट ऑफ पेरिस गया था, मतलब पेरिस में रहते थे लोग हॉलीडे के लिए, वो भी ब्रिटनी में, जो मैंने आपको बताया। अब वो जाना भी नहीं चाहता था अपने आंट के यहाँ, लेकिन उसकी माँ उसे भेजती है, कन्विंस करती है उसको जाने के लिए वहाँ पे, स्टोरी सुना के और सीजन की पेंटिंग वगैरह दिखा के कि सीजन जो है वो वहाँ जो उनकी आंट का घर है मैथिल्डा, तो वहाँ से थोड़ी दूरी पे क्लोज पे ही सीजन का वहाँ पे मतलब रेसिडेंस है, किला है, मतलब हवेली है, वहाँ वो रहते हैं। और सीजन को उसने सबसे बड़ा पेंटर वर्ल्ड का बताया था उसकी माँ ने। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एडिटेड फॉर्म में है, अडाप्टेड फॉर्म में है, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं इसके अंदर। तो फ्लिपिंग थ्रू इज मदर्स बुक, अपनी माँ की बुक का मतलब वही जो पेंटिंग की बुक थी वो उसको फ्लिप कर रहा था, पन्ने पलट रहा था, यंग बॉय नेम्ड यानिक। तो ये करेक्टर है यहाँ पे जो हमें ध्यान में रखना है, और इनका सबका करेक्टर स्केच वगैरह आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी 10 साल का बालक तो है ही ये। एडमायर्स का मतलब होता है कि वो काफ़ी प्रशंसा करता है। ही प्रेजेज, है ना, ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड, मतलब शहर के आसपास का जो देहात का इलाका होता है वो है कंट्री साइड, कंट्री के बगल का, यानी नॉट मेन सिटी बट उसके बाहर के इलाके। और ये प्रोविंस जो मैंने आपको बता दिया, एज पेंटेड बाई मास्टर पेंटर, तो वहाँ रहते थे वो प्रोविंस में। और ये पेंटिंग जो है सीजन की थी। ऑन समर ही गेट्स द चांस, तो गर्मी के महीने में उसे मौका मिलता है कि जाके वो रहे और कुछ टाइम अपने अंकल की फैमिली के साथ बिताया, है ना, जो वहाँ रहते थे। कहाँ पे? ये जो प्रोविंस है। और ये खुद कहाँ रहते थे? पेरिस में रहते थे। यानिक सून बिगिंस टू एंजॉय हिज स्टे, तो वो वहाँ जाता है और बहुत जल्द अपने स्टे को एंजॉय करना शुरू कर देता है। ओकेजनली हेल्पिंग हिज अंकल, वो अपने अंकल की मदद भी करता है, जो एक इन चला रहे होते हैं, मतलब सराय टाइप की है, लोग वहाँ के ठहर भी सकते हैं और खाना पीना भी खाते हैं। वन डे देर इज़ बसल, तो बसल का मतलब होता है कि बड़ी हलचल, काफ़ी मतलब चहल पहल, है ना। तो ऐसा कब होता है? जब कोई गेस्ट आता है, कोई प्रोग्राम होता है, कुछ इवेंट होने वाला होता है कुछ, तो वो चहल पहल बढ़ जाती है, रौनक बढ़ जाती है, तो वो है बसल।
एट द इन फॉर अ फेमस मैन, यहाँ पे मीनिंग दिए गए हैं, बाकी यहाँ इनके इंग्लिश और हिंदी मीनिंग दोनों हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। तो फॉर अ फेमस मैन, कोई फेमस मैन आने वाला होता है, द इन्स बेस्ट कस्टमर, और वो उस इन का बेस्ट कस्टमर भी था, यहाँ पे जो लिखा गया कम्स विजिटिंग, तो वो आता है वहाँ पे। हु इज़ दिस मैन, कौन आदमी है, और वो वाई इज़ देयर सच अ फस, उसके बाद इतना बवाल क्यों होता है, मतलब किसी छोटी बात पे आप बहुत बड़ा वो कर दें, बखेड़ा खड़ा कर दें तो फस बन जाता है, तो वो हमें पढ़ना है। दैट इवनिंग माई कज़िन अमांडीन टोल्ड मी, अमांडीन जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसकी कज़िन है, और वो पहले भी अपने अंकल के यहाँ जा चुका होता है, पर अमांडीन से उसकी मुलाकात नहीं होती है। 14 ईयर्स की है, उससे 4 साल बड़ी है, और उसका वो हक भी जताती है, मतलब शुरुआत की मुलाकात में ही उस पर बड़ा रौब जमाती है और कहती है कि जो है मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो जो मैं कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, मतलब बॉस मैं तुम्हारी रहूँगी, और अंत तक इस तरह उसका बना रहता है, ज़्यादा भाव देती नहीं है इसको। और जो यानिक है, एकदम उसके ऊपर उल्टा असर होता है, क्योंकि सी वॉज सो ब्यूटीफुल, मतलब अमंडीन को काफ़ी ब्यूटीफुल बताया गया है, तो वो फर्स्ट जब उसको देखता है तो ही स्टार्ट्स लाइकिंग हर। और यहाँ उल्टा हो रहा होता है, अमंडीन जो है उसको देख के स्माइल तक नहीं करती है, बल्कि उसको डांटती रहती है, और यहाँ तक कह देती है कि इनमें तुम्हें काम वाम करना पड़ेगा, ये सब सारी चीज़ें उसमें रौब जमाती रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अमंडीन का क्या एटीट्यूड था, और कैसे क्या उसका जो है, हाउ डिड सी ट्रीट यानिक, है ना। तो दैट इवनिंग माई कजिन अमंडीन टोल्ड मी आई हैड टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली, तो अमंडीन ने मुझे उस दिन कहा, जिस दिन ये व्यक्ति आने वाला होता फेमस, कि मुझे सब कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा, बिकॉज द बेस्ट कस्टमर वॉज कमिंग टू डाइन। टू डाइन का मतलब होता है कि डिनर पे आ रहा होता है विद सम फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। ही लिव्ड इन द सेटो इन द विलेज, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये हवेली टाइप का होता है, आसपास पेड़ पौधे होते हैं, तो अलग टाइप का, मतलब बंगलो तो छोटा होता है, शैठो का भी बड़ा होता है, बड़े बड़े जो जमींदार वगैरह होते थे तो उनके होते थे ये। और इसे आप देख भी सकते हैं, और लोग जाते भी हैं, विजिट भी करते हैं इसको। प्रोविंस में है, आसपास पहाड़ियाँ हैं, तो उनको उन्होंने पेंटिंग में सब मतलब रिप्रेजेंट किया है, पेंटिंग्स बनाई हैं, जिसकी बुक का जिक्र हमने शुरू में किया था। तो ही लिव्ड इन द शिटो इन द विलेज, गांव में रहता था। सी सेट का मतलब होता है कि वो यहाँ पे उसकी माँ के लिए नहीं आया, ध्यान रखिएगा, ये अमंडीन के लिए आया। तो एंड वाज वेरी फेमस, बहुत फेमस, उस नाम नहीं बताया उसने, है ना। बट देखिए यही थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन से कितनी बड़ी गलतफहमी हो सकती है, वो आगे हम देखेंगे। मैंने आस्क्ड व्हाट ही वाज फेमस फॉर, जब मैंने पूछा कि अच्छा किस लिए फेमस है, कोई जवाब ही नहीं दिया। जैसे मैंने बताया कि अमंडीन जो है उसे ठीक से ट्रीट नहीं करती थी, मतलब उसको कुछ समझती नहीं थी एक प्रकार देखा जाए तो। और जो ये यानिक है, थोड़ा सा इनोसेंट टाइप का और केयरलेस भी हम कह सकते हैं चंचल। क्वेश्चंस ऑलवेज क्वेश्चंस, सी टटेड। टटेड मतलब होता है कि जैसे कि जब देखो, जब प्रश्न पूछते रहते हो, प्रश्न पूछते रखते हो, तो यहाँ से ये जो है स्टार्ट है स्टोरी, जो आपको मिल जाएगा एकदम वहाँ पे नॉवेल में डिट्टो एकदम यही लाइन्स है ना। टटेड का मतलब होता है कि इस टाइप से ना कह देते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, इस टाइप से। गो एंड फेच द डॉग, फेच माने लाना, जाओ लकड़ियाँ वगैरह लेके आओ। Whoever he was, he looked like an ordinary man, कोई भी था, जब वो आया वहाँ पे इन पे और डिनर उनर करने के लिए, तो भाई उसने देखा उसको, तो यानिक का जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो ये था कि एक साधारण आदमी तो लग रहा था, पता नहीं कि उसको उन्होंने खास कस्टमर बनाया हुआ था। विदाउट मच हेयर, ज़्यादा हेयर भी नहीं थे, मतलब बाल कम थे सर, उसके खोपड़ी पे, सिर पे। बट आई फेल्ट वेरी प्लीज, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न था। व्हेन द फेमस मैन एट वन ऑफ माई क्रेम ब्रूले, मतलब क्रेम ब्रूले मतलब यहाँ पे एक आप समझ सकते हो खाने पीने की चीज़ है। और ये इनमें क्या है ना, उसका जो अंकल ब्रूनो होता है, वो मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ आपको कि ब्रूनो जो है वो खुशमिजाज होता है, अंडरस्टैंडिंग टाइप का वो आदमी होता है, और वो बहुत मानता भी था इसको, सिखाता भी इनमें तरह तरह की चीज़ें बनाना। इसको तो ये क्रीम ब्रूले उन्होंने ही बनाना सिखाया था, तो इसी बात से खुश था कि भाई मेरा बनाया उनको पसंद आया। और अमंडीन को भी थोड़ा सा इम्प्रेस करने के चक्कर में रहता ही था वो, तो क्योंकि वो उसे हमेशा डांटती क्या रहती थी कि नॉवल मैंने पूरी पढ़ी है, मतलब वो उसको जिम्मेदारी दी होती कि भाई मैं ये, सबके काम बटे होते हैं, तो टेबल पे जब लोग चले जाएं तो उसे क्लीन करना इसका काम होता है। तो आफ्टर द मैन एंड हिज गेस्ट लेफ्ट, जब वो चले जाते हैं अपने अपने गेस्ट के साथ, वी बिगेन टू क्लियर द टेबल, तो हम टेबल क्लियर करना शुरू कर देते हैं। आई पुल्ड द पेपर टेबल क्लॉथ, तो अपने टेबल क्लॉथ पेपर जो टेबल क्लॉथ पे जो पेपर ऊपर बिछा दिया जाता है, जिससे कि मेन जो कपड़ा है वो ख़राब ना हो। तो मैंने हमेशा की तरह उसे खींचा कागज़ को, और क्रंच इट, मतलब पकड़ के एकदम उसको दबा दिया हाथ में, तो क्रंच हो गया। एंड थ्रू इट इनटू द फायर, और मैंने आग में उसको फेंक दिया, भाई कागज़ तो वही है। तो ये मैं किया करता था, मेरी आदत थी, और मेरा काम था कि इसको क्लीन करना। सडनली अमंडीन वेंट रसिंग पास्ट मी, मैंने फेंका, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो इसने जो है यहाँ पे कागज़ फेंका, और अचानक अमंडीन यहाँ इसके पास से गुजरती हुई तेज़ी से आती है, तो वो चीज़ यहाँ दिया गया है।
कि रसिंग पास्ट मी, मेरे से बगल से गुजरती, फॉर सम रीज़न। फॉर सम रीज़न का मतलब होता है कि कोई वजह होगी। सी ग्रैब द टोंग्स, तो वो चिमटे को पकड़ती है। एंड ट्राई टू पुल आउट द रेमनेंट्स, रेमनेंट्स मतलब होता है बचा वाला जो हिस्सा होता है, ऑफ द बर्निंग पेपर। तो बर्निंग पेपर ठीक से पूरा जल नहीं पाया था, उससे पहले उसको वो चिमटे से घसीटती है। बट इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो भाई वो जल ही चुका है एक प्रकार से, कोई मतलब ही नहीं है उसका। एंड सी टर्न टू मी, जैसे मैंने आपको बताया कि अमंडीन उस पर गुस्सा हो जाया करती थी। यू फूल, सी साउटेड, यू लिटिल फूल, बेवकूफ़ कहीं के, बेवकूफ़, छुटकू बेवकूफ़ ऐसे कह सकते हैं। वॉट आई सेड, तो इसने इनोसेंट होके, हैं क्या, मैंने क्या किया? दैट मैन हु जस्ट लेफ्ट डज अ ड्राइंग ऑन द टेबल क्लॉथ एज अ टिप। टिप का मतलब होता है कि भाई आप खुश होकर किसी को एक्स्ट्रा कुछ दे देते हो तो वो आपका टिप हो जाता है। होटल वगैरह में ये सब चलता है। तो उसे डांट लगाती है, कहती है कि वो जो आदमी अभी भी गया है वो टेबल क्लॉथ पे ड्राइंग बनाता है। अब पापा इफ़ ही लाइक्स हिज मील, पापा के लिए बनाता है, मतलब ब्रूनो के लिए। जब उन्हें मील पसंद आता है, मतलब जो उनको भोजन वोजन उन्हें किया अच्छा लगता है, तो वो ड्राइंग बनाते हैं, बदले में वो टिप होती है, पैसा तो देते ही देते हैं, टिप एक्स्ट्रा वो ड्राइंग बना के देते हैं। यू वेंट एंड थ्रू इट इन द फायर, तुमने जाकर उसे फायर में फेंक दिया। ही इज़ द मोस्ट फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड, बेवकूफ़, वो दुनिया का सबसे फेमस पेंटर है, इडियट। सी वॉज इन टीयर्स नाउ, और उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि जो गर्ल्स हैं चाहे कितनी भी हार्ड हों, स्ट्रिक्ट हों, लेकिन सेंसिटिव होती हैं, आंसू आने में टाइम नहीं लगता। यहाँ प्रोनाउंसिएशन दिया गया प्रोवेंस एंड सेजन है। और ये जो रहने की जो जगह थी है ना, उसे आप चैटो पढ़ेंगे तो शैटो आपको पढ़ना है, अक्रेम ब्रुले, ये जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे है कि हाउ डज द राइटर सो, ये यानी कि इज़ नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद द फेमस मैन, तो उसकी इनोसेंस को दिखाता है, और लैक ऑफ इम्प्रेशन रिकग्निशन को दिखाता है कि भाई आदमी के को देख कर उसके गेटअप से और उसके चेहरे से हम अंदाज़ा गलत भी लगा सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, इनका सबका आंसर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं इनका भी आंसर मैंने दिया हुआ है। एवरी वन इन द रेस्टोरेंट स्टॉप ईटिंग एंड, तो सब लोग भाई जो खाना पीना खा रहे थे चुप हो गए, ये क्या हो रहा है, क्योंकि कभी इनमें इस तरह की हरकतें हुई नहीं थी। देन अंकल ब्रूनो केम स्ट्राइडिंग टुवर्ड्स, स्ट्राइडिंग मतलब होता है कि बड़े बड़े कदमों से वो आते हैं हमारी तरफ। ये जो स्टोरी है ये सीजन, ये जो है ये राइटर मफोगो खुद लिख रहे हैं, और हो सकता है उनकी लाइफ में ऐसा कुछ घटा हो, भाई मैं तो नहीं बता सकता, कि अमंडीन उसको डांटती है और अंकल ब्रूनो आते हैं। अनलाइक ही जॉली सेल्फ, जॉली का मतलब होता है खुश मिजाज, मतलब हंसने हंसाने वाले। सेल्फ का मतलब होता है उनका नेचर इस तरह का होता है। अनलाइक का मतलब होता है कि आज ऐसा कुछ नहीं था। तो वो खुश मिजाज नज़र आने वाले मेरे जो अंकल थे, है ना, आज अपने जॉली सेल्फ में नज़र नहीं आ रहे थे। वो कहते हैं व्हाट इज़ इट, क्या हुआ अमंडीन, थोड़ा सा सैड वो भी फील कर रहे थे, स्माइल गायब थी। इट वॉज यानिक पापा, ही सिक्राइट, कहा कि पापा ये यानिक था, यानिक ने किया है क्या, ही थ्रू इट इनटू द फायर, फायर में फेंक दिया उसने टेबल क्लॉथ, द ड्राइंग, उसमें ड्राइंग बनी थी। डिड यू टेल हिम अबाउट इट अमंडीन। अब बच्चों यहाँ पर गौर करिए कि हम लोग जो है बिना सोचे समझे किसी पे ब्लेम कर देते हैं, डांट देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पे एक समझदार मैच्योर अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ ब्रूनो ना, वो अमंडीन से कहते हैं कि ठीक है उसने पेपर फेंक दिया, लेकिन क्या तुमने अमंडीन उसे बताया था कौन था यहाँ पे आज डिनर करने के लिए आया था, कौन था वो व्यक्ति। डिड यानिक नो दैट ही स्केचेस समथिंग ऑन द टेबल क्लॉथ, क्या तुमने बताया था कि वो व्यक्ति जो है वो स्केच बनाता है टेबल क्लॉथ पे, एंड लीव्स इट बिहाइंड फॉर अस, वो हमें हमारे लिए छोड़ के चला जाता है स्केच बना के। अमंडीन लुक्ड एट मी, अमंडीन ने मेरी तरफ देखा। हर चीक्स वर वेट विथ टीयर्स, उसके जो गाल थे वो पूरे आंसुओं से भीग चुके थे। आई थॉट सी वॉज गोइंग टू लाई, मुझे लगा कि वो झूठ बोल देगी कि हाँ हाँ मैंने बताया था। मतलब अब आप, आर यू एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब यानिक जो है वो अमंडीन को जानता है। अमंडीन जो है वो, अब मैं आप थोड़ा सा आपको बता ही दूं, क्योंकि चिल्ड्रंस नॉवल है उसमें लिखी है ये सारी चीज़ें, कि जब वो उसे रिसीव करने के लिए लोग पहुंचते हैं, पेरिस से जब वो जा रहा होता है वहाँ पे पहुंचता है प्रोविंस में, तो फर्स्ट साइट में ही एडमायर्ड, इसको क्या नाम कहते हैं इसको, अमंडीन को। और अमंडीन जो है बाहर और लड़कों के साथ अपने स्कूटर वगैरह पे यहाँ पे घूमा करती थी, तो उसे देखा करता था, थोड़ा सा इसको जलन भी मचती थी, हंसती थी, स्माइल करती, तो यहाँ पे इसको देखकर मुंह बना लिया करती थी। इसका एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मुझे बड़ा हंसी आई उस पर देख के, पढ़ के, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करता हूँ, सोचूंगा बताना है कि नहीं बताना है।
तो इसलिए उसने सोचा कि अमंडीन को झूठ बोलने में क्या टाइम लगेगा, अपने को बचाने के लिए कह सकती है तो, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। नो पापा, सी सेड लोअरिंग हर हेड, अपना सिर नीचे झुकाते हुए। जब कुछ आप गलत काम कर लेते हो भाई तो आप शर्मिंदा होगे। नहीं पापा, मैंने तो नहीं बताया था। देन यू शुडंट ब्लेम हिम, तो तुम इसको क्यों दोष दे रही हो? उसे क्यों गिल्टी फील करा रही हो? शुड यू, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? फॉर समथिंग दैट वाज योर फॉल्ट, कि जहाँ पे तुम्हारी गलती है तो क्या तुम्हें इस तरह से ब्लेम लगाना चाहिए? शुड यू, है ना, क्या ऐसा करना चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें ऐसा करना था? नहीं करना चाहिए था। से सॉरी टू यानिक, यानिक को सॉरी बोलो। सी मम्बल्ड, अब चूंकि यानिक उससे 4 साल छोटा, ऊपर से उसकी बॉस बनी हुई फिरी करती, मतलब उसने कहा था कि तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है इस टाइप से। तो वो खुलकर तो नहीं बोलती, बस अपने मन में बुदबुदा देती है सॉरी टाइप का। इट बट डिडंट रेज हर आइज, लेकिन अपनी आंखें नहीं उठाती, तो नीचे मुंह करके कि सॉरी इस टाइप से। अंकल ब्रूनो पुट हिज आर्म अराउंड मी, तो अंकल ब्रूनो ने अपनी बाहें मेरी तरफ की, मतलब देखिए अब बच्चे को थोड़ा सा वो पुचकार रहे हैं, है ना, कि बेचारा दुखी ना महसूस करे, ऊपर से वो बाहर से आया है, गेस्ट है। नेवर माइंड, बेटा चिंता मत करो, बुरा मत मानना बेटा। ही सेड ही पार्टिकुलरली लाइक्ड हिज क्रेम ब्रूले, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे भी बच्चों देखो कि हमें हमेशा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें चीज़ों में पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए, हमें, है ना, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है कि वो कहते हैं कि देखो बेटा, इसको छोड़ो जो कुछ हुआ। ही सेड ही पार्टिकुलरली लाइक्ड हिज क्रेम ब्रोले, तो कहते हैं कि देखो बेटा, क्रेम ब्रोले तुमने बनाया और उन्हें काफ़ी पसंद आया। यू मेड इट डिडंट यू, क्योंकि तुमने इसे बनाया था कि नहीं बनाया था, है ना। ये जो है डिडंट यू, ये क्वेश्चन टैग है जो आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। सो द ड्राइंग वॉज फॉर यू, तो जब क्रेम ब्रूले तुमने बनाया, वो उससे प्रसन्न हुए, उन्होंने खाया, खुश होकर जो उन्होंने टिप के रूप में जो ड्राइंग बनाई वो तुम्हारी थी। सच पूछा जाए तो ड्राइंग तुम्हारे लिए थी। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड, हमेशा आप ब्राइट साइड की तरफ, मतलब देखिए ब्राइट का मतलब होता है कि प्रॉमिसिंग, विच ब्रिंग्स होप, सेटिस्फैक्शन, वो आपका ब्राइट साइड है। तो कहते हैं कि हमेशा आपको कुछ गलत भी हो गया हो तो उसमें से हम क्या अच्छाई ढूंढ सकते हैं उसकी कोशिश करनी चाहिए। मतलब तरह तरह की रॉन्ग 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 है, बैड 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 है, उसमें से भी क्या गुडीज हम निकाल सकते हैं। हिंदी में कहते हैं तो नकारात्मक स्थितियों में, परिस्थितियों में भी हमें सकारात्मक चीज़ों को खोज के निकालना चाहिए। यानी अगर हर तरफ आंसू ही आंसू है तो क्या उसमें कोई प्योरिटी नाम की चीज़ है जहाँ पे स्माइल भी आ सकती है? मतलब मैं हंसने वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई रो रहा है तो तुम्हें बड़ी मज़ा आ रही है ना, आप भी दुखी हैं, लेकिन उसमें से क्या कुछ पॉजिटिव निकल सकता है? तो वो उन्होंने बताया कि देखो, पल भर के लिए सोचो। यू हेल्ड अ ड्राइंग दैट वॉज मेड फॉर यू, तुमने कुछ पल पल के लिए मतलब कागज को निकाला और उसको आग में फेंका, तो कुछ देरी तक तो वो ड्राइंग तुम्हारे हाथ में रही ना, मेड फॉर यू, जो तुम्हारे लिए बनाई गई थी बाय द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर है। दैट इज समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट, और ये चीज़ है जो तुम कभी जीवन में भूलोगे नहीं। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे क्रेम ब्रूले से खुश होके उन्होंने एक ड्राइंग बनाई, उस ड्राइंग को पल भर के लिए तुमने, ठीक है तुम्हें नहीं पता था, पर हाथ में कुछ देर के लिए तुमने लिया, तो तुम्हारे लिए बनाई गई थी। कम से कम ये तो नहीं भूलोगे, बताओगे तो लोगों को भविष्य में कि एक बार आए थे और उन्होंने मेरे लिए ड्राइंग बनाई थी, अब मेरी वो जो डिश मैंने बनाई थी उसको खा के खुश होके। ये है पॉजिटिविटी यहाँ पे। तो इस तरह से है। अब देखो, इसको जो है एक नॉर्मल सी कहावत है, हम कह देते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर कुछ गलत भी हुआ है तो इसमें आगे चल के लिए कुछ भविष्य में अच्छा होगा, ऐसे हम कह के पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेटर ऑन एज आई केम आउट ऑफ द बाथरूम, बाद में जब मैं बाथरूम से अपने बाहर आ रहा था, आई हर्ड अमंडीन क्राइंग इन हर रूम, तो अपने रूम में वो रो रही थी, मैंने उसकी आवाज़ को सुना। आई हेटेड टू हियर द हर क्राई, अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे उसका रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सो आई नॉक्ड ऑन द डोर एंड वेंट इन, तो मैंने डोर पे नॉक किया और अंदर गया। तो आई एम सॉरी आई सेड, मैंने कहा कि आई एम सॉरी, आई डिडेंट मीन टू अपसेट यू, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, नाराज़ नहीं करना चाहता था, है मैं तुम्हें नीचे नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे ब्रूनो से सॉरी कहलवाते हैं ना। सो सी हैड स्टॉप्ड क्राइंग फॉर नाउ, तब तक वो थोड़ा सा रोना वो रुक चुका था उसका। इट वॉजंट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं थी यानी। अब देखिए अमंडीन का यहाँ पे थोड़ा सा बदला बदला सा वो है, सी हैज़ रियलाइज्ड हर मिस्टेक, है ना, कि इट वाज नॉट योर फॉल्ट अर्निंग, और ये सोच रहा था कि शायद वहाँ पे मेरी वजह से ब्रूनो से डांट वाट पड़ गई और सॉरी कहना पड़ा इसलिए रो रही होगी। तो कहती नहीं नहीं यानी तुम्हारी गलती नहीं थी। स्टिल स्निफलिंग, है ना, नाक से जब आवाज़ निकलती इस तरह से हल्का से स्निफलिंग करती, थोड़ा सॉफ्ट कर रही, बिट मतलब थोड़ा, लिटिल, तो अभी भी थोड़ा सा स्निफलिंग थी। इट इज़ जस्ट दैट आई हेट इट, तो वो अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अमंडीन का क्या नेचर यहाँ पता चलता है कि इट इज़ जस्ट दैट, बात सिर्फ इतनी है, दैट आई हेट इट, कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता व्हेन पापा इज़ क्रॉस विद मी। क्रॉस मतलब होता है थोड़ा खिन्न, नाराज, उस तरह का गुस्सा नहीं, बस थोड़ा सा मतलब छोटा सा गुस्सा टाइप का आप कह सकते हो, जो कि मनाने से दूर हो जाए। एनॉयड एंड एंग्री आप कह सकते हो।
तो मेरे पापा जब मुझसे थोड़ा सा नाराज़ होते हैं थोड़ा भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ यहाँ पे आपको मैटर करनी है। अमंडीन लव्ड हर फादर वेरी मच, है ना। और सच में यार, मम्मी पापा अगर थोड़ा सा भी नाराज़ हो तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगना चाहिए। ऐसा काम ही मत करो। ही हार्डली एवर इज़, हार्डली एवर मतलब होता है कि वो जल्दी होते नहीं, मुश्किल से ही कभी कभी वो नाराज़ होते हैं। ओनली व्हेन आई हैव डन समथिंग रियली बैड, और सच में मैंने बहुत ही गलत, मतलब रियली मैंने कुछ बैड किया होता है, गलत किया होता है, तब जाके कहीं वो नाराज़ होता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई शुडंट हैव ब्लेम्ड यू, मुझे तुम्हें ब्लेम नहीं देना चाहिए था, आई एम सॉरी। अब देखिए यहाँ पे वो खुलकर सॉरी बोल रही है। देन सी स्माइल्ड एट मी, उसके बाद थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मतलब तुम जाओ, तुम इसके लिए मतलब बुरा मत मानो कि मेरी वजह से मतलब कोई डांट वोट पड़ी या अंकल नाराज हो गए। मैं इस वजह से नहीं दुखी हूँ, मैं बस दुखी इस बात से हूँ कि मेरे पापा मुझसे गुस्सा हुए। और मेरी वजह से ही हुए। आई ले अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। माई माइंड रेसिंग, मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। मतलब रेसिंग मतलब होता है कि दिमाग में तरह तरह के ख्याल बहुत तेज़ी से आ रहे थे, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ ना। अमनडीन को रोता हुआ और दुखी देख नहीं सकता था। और वो पेंटिंग जो है वो कागज़ पे बनी थी, उसको वो शायद सीजन की पेंटिंग बहुत पसंद करती होगी, कुछ भी हो, सी लाइक द आर्ट, है ना। तो समहाउ आई वॉज गोइंग टू मेक इट ऑल राइट। तो समहाउ मतलब किसी भी तरह से आई वॉज गोइंग टू मेक इट ऑल राइट, दिमाग में तरह तरह ख्याल आ रहे थे कि किसी भी तरह से मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। मतलब वो दुखी है, रो रही है, पेंटिंग गायब कर दी गई है, तो मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। एंड मेक अमंडीन हैप्पी, अमंडीन को खुश करना पड़ेगा कि भाई वो इस तरह से दुखी ना हो। सून आई हैड वर्कड आउट एग्जैक्टली वॉट एंड हाउ टू डू इट। और सून जल्द ही, आई हैड वर्कड आउट का मतलब होता है कि मैंने दिमाग में प्लान तैयार कर लिया कि एग्जैक्टली वॉट एंड हाउ टू डू इट, कि ठीक ठीक मुझे करना क्या है, पूरा प्लान मैंने बना लिया। इवन वॉट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन द टाइम केम, पूरा पूरा प्लान का मतलब ये है कि मैंने यहाँ तक तैयार कर लिया कि जब समय आएगा तो मुझे कहना क्या है। अब ये क्या समय है वो आगे हम देखेंगे। इसमें आंट मैथिल्डा का जिक्र नहीं आया है ना, कि मतलब वो बहुत बड़े मजाके तौर पे है यहाँ पे। इसको अक्सर वो हक कर लेती थी और इसके प्यार से जो गाल और नोचती थी तो जो इसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बदले में वो क्रस्टर्ड, मतलब वो उसमें दिया है क्रिस्टल फ्रूट्स वगैरह जिक्र किया गया, उसको देती थी खाने पीने के लिए बहुत प्यार करती थी इसको, कहती थी माई लिटिल मैन, इस तरह से वहाँ पे लिखा गया है नॉवल में, है ना। दूसरों से परिचय कराती थी माई लिटिल मैन, और पकड़ के जो है खींच लेती थी गाल वगैरह प्यार से। और इनकी मतलब सबको वो करना, अगवानी करना, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या कोई कस्टमर वगैरह आते हैं तो वो किया करती थी, है ना। वैसे मैं यहाँ पे आपको लाइन दिखा दूँ किस प्रकार से नॉवल में लाइन लिखी गई है कि किस तरह से वो अगवानी करती थी, कि मतलब कस्टमर का किस प्रकार से, एक प्रकार से रिसेप्शन होना चाहिए, वो लाइन्स में है। जैसे सी ग्रीटेड एवरी कस्टमर लाइंग लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लिटरेचर किसे कहते हैं, कि जैसे कोई बहुत दिनों से खोया हुआ मिल गया हो, इस तरह से वो कस्टमर को इनवाइट करती थी, ग्रीट करती थी जब वो आता था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आई डिडंट गो फॉर माई वॉक इन द हिल्स। अच्छा, ये हिल वहाँ पे बड़ा आनंद उठाता था स्टे जब वहाँ पे था, और वॉकिंग करने चले जाया करता था वहाँ पे पहाड़ियों वगैरह में ना। अकेले ही जाता था, अमंडी तो जाती नहीं थी। आई डिडंट गो फॉर माई वॉक इन द हिल, तो उस दिन मैं अपनी पहाड़ियों में घूमने के लिए नहीं गया, बट मेड माई वे बोला, सीधा अपना रास्ता मैंने मोड़ दिया डाउन थ्रू द विलेज टूअर्ड द शठ्यो। तो उनके जहाँ पे वो सीजन रहते थे वहाँ की तरफ मैंने अपना रास्ता मोड़ दिया। आई वेटेड टिल देयर वाज नो वन अबाउट, और मैंने थोड़ी देर के लिए इंतजार किया कि भाई कोई वहाँ पे रखवाली करने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं अंदर घुसूँ कैसे। आई क्लाइम द गेट, 10 साल का बच्चा है इधर, आप ध्यान दीजिए। आई क्लाइम द गेट इजिली, तो मैं गेट के ऊपर चढ़ गया इनफ, एंड देन रैन डाउन थ्रू द ट्रीज। और फिर भाई अब देखिए शेटो है तो उसके किनारे किनारे काफ़ी पेड़ वगैरह हैं, तो पेड़ों में से होता हुआ, छुपता छुपाता हुआ और ट्रीज से मैं होता हुआ पहुँच गया। देयर वहाँ पे सराउंडेड बाय द वास्ट, मतलब बहुत विशाल, ह्यूज, बड़ा, एंड थ्रेटनिंग फॉरेस्ट। थ्रेटनिंग फॉरेस्ट का मतलब हो गया वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े, काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे, तो डर भी लग रहा था चारों तरफ। बच्चा था ना उसके हिसाब से। वाज द ओल्ड मैन, वहाँ पे वो बैठा हुआ था ओल्ड मैन विद वेरी लिटिल हेयर, बाल कम थे, हु हैड कम टू द इन, जो इन में उस दिन आया था। देखिए मैंने शुरू में ही बता दिया था कि उसकी जो माँ होती है बताती है कि सीजन जो है तुम्हारी आंट के घर से थोड़ी दूरी पर उनका बना हुआ है, तो जानता था कि उसी किले में रहते हैं वो सेटो। और अमंडीन वगैरह ने भी बताया था बाद में, तो वो वहाँ पहुँच जाता है। और ही वॉज सिटिंग अलोन, तो वो सनसाइन में, धूप में, सीढ़ियों पर अकेले बैठे होते हैं, स्केचिंग कर रहे होते हैं। आई अप्रोच्ड एज साइलेंटली एज आई कुड, मैं बिना किसी आवाज़ किए हुए, टिप टो जिसे कहते हैं ना, कि पहुँचा। जितना शांत, जितना चुपचाप मैं पहुंच सकता था बिना डिस्टर्ब के, उतना पहुंचा। बट समहाउ आई मस्ट हैव डिस्टर्ब, लेकिन मुझे लगा जैसे मैंने उनको डिस्टर्ब कर ही दिया था, है ना, इतनी कोशिशों के बावजूद भी। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि ही न्यू कि समवन इज कमिंग, ही लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा, शेडिंग हिज आइज अगेंस्ट द सन,
तो शेडिंग हिज आइज का मतलब होता है कि अब सूर्य के ऊपर देखने समय सूर्य की रोशनी आंख में पड़ेगी तो हाथ से अपने उसको बचाते हुए, हाथ से शेड करते हुए आंखों पे। हेलो यंग मैन, ही सेड, नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज टू हिम। अब मैं इतना पास उनके आ ही गया था, आई कुड सी ही वॉज इंडीड, तो मैं देख सकता था कि वो सच में, इंडीड मतलब रियली, इनफैक्ट वेरी ओल्ड, बहुत ओल्ड थे। बट इज आइज व यंग, लेकिन उनकी आंखें यंग थी, ब्राइट एंड सर्चिंग। तो ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि आइज व यंग, ब्राइट, है ना, एंड सर्चिंग। आइज वर यंग का मतलब होता है कि बच्चों, हम हमारी एज अभी कम ऑफ एज, हमारी बॉडी ढलती है, बूढ़ी होती है, लेकिन हमारा जो अंदर का सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारा मन होता है ना, वो तो जवान रहता है। आंखों की रोशनी कम हो सकती है पर वो बूढ़ी तो नहीं होती। और कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में, ह्यूमन बींग्स में, इवन एनिमल्स में, जो जीती जागती, जो लिविंग जो एलिमेंट है वो है आँख, है ना। आँख में जीवन नजर आता है, सच्चाई नजर आती है, झूठा नजर आता है। आँखों पे नए नए शायरों ने कविताओं में, पोइट्री में कितना कुछ लिखा गया है ना। आँखों में समंदर, उसकी गहराई, तरह तरह की चीज़ें बताई गई हैं, तो वो है यहाँ पे। तो वो ओल्ड एज उनकी ज़रूर हो गई थी पर आंखें अभी भी यंग थी, मतलब वो चीज़ों को देखकर नए नए आइडियाज़ वो बना सकते थे। ब्राइट का मतलब होता है उन्हें चमक, चमक तब होती है जब एक होप होती है, यानी आंखें बहुत ही इनर्जेटिक थी, आसपास की चीज़ों को देखकर नए नए आइडियाज जनरेट कर सकती थी अपनी पेंटिंग के लिए। एंड सर्चिंग मतलब होता है कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। तो आंखें करती क्या है, जब आसपास देखेंगी तो सर्चिंग ही होती है उनकी। तो ही वॉज ओल्ड बट वो यंग थी, उनकी आंखें ब्राइट थी, आंखों में चमक थी, होप थी, क्योंकि ही वॉज अ पेंटर, है ना। पॉजिटिविटी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका। और आंखें कुछ ना कुछ तलाशती दिखती थी। आर यू मश्योर सिजन, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे हम सर और या मिस्टर, आर यू मश्योर सिजन, क्या क्या आप मिस्टर सिजन है, द फेमस पेंटर, आई आस्क्ड। ही सीम्ड अ लिटिल पजल्ड, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए। सो आई वेंट ऑन, तो मैंने आगे अपनी बात को जारी रखा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दरअसल आप ध्यान रखिएगा पजल्ड क्यों यहाँ लिखा गया है ना, कि नाम सुनकर वो थोड़ा सा ऐसे उन्होंने चेहरा बनाया जैसे कुछ पजल्ड हो गए हो। माई मदर सेज, मेरी माँ तो ये कहती है, यू आर द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, आप जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटर है, मेरी माँ कहती है। और वो सिजन इनको कह रहा है, तो माँ ने सिजन ही कहा था कि वहाँ पे सिजन रहते हैं। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुरा दिए, एंड हंसने लगे। हंसने क्यों लगे वो भी आप बाद में समझ जाएंगे। आई थिंक योर मदर इज़ प्रोबेबली राइट, मुझे लगता है तुम्हारी माँ सही ही कहती थी, ये भी आप बाद में समझ जाएंगे। ही सेड, उसने कहा, मतलब पेंटर ने, यू क्लियरली हैव अ वाइज मदर, माँ तुम्हारी बुद्धिमान जरूर है। तो ये वाइज क्यों कहता है वो भी आपको लास्ट में पता चलेगा। बट वाई डिड सी लेट अ यंग लैड, लेकिन फिर थोड़ा सा मजाक करते हुए, लेकिन उन्होंने इस नौजवान लड़के को इतनी कम उम्र में, लाइक यू कम वॉन्डरिंग, यहाँ कैसे भटकते हुए भेज दिया अपने आप, वो भी साथ में नहीं आई हैं, तुम्हें अकेले यहाँ पे कैसे भेज दिया। वॉन्डरिंग मतलब होता है भटकना, यहाँ वहाँ, है ना, घूमना बिना किसी पर्पज के। तो कैसे तुम्हें अकेले यहाँ आने दिया। आई एक्सप्लेन वाई आई हैड कम, तो फिर मैंने पूरी बात बताई कि मैं क्यों आया हूँ और मैं क्या चाहता था। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, एंड फरोड बरोज, क्या होता है कि जब खेत की जुताई वगैरह होती है तो हल चलते हैं तो इस तरह से जो है लाइनें वगैरह बन जाती हैं मिट्टी में। उसी प्रकार से भाई एजेड व्यक्ति था, और जब हम अपना माथा सिकोड़ते हैं तो माथे पे भी लाइनें वगैरह बन जाती हैं, तो वही है कि उनकी आंखों के ऊपर यहाँ पे ऐसे लाइनें बन गई, रिंकल्स। तो विथ फरोड ब्रोज यहाँ पे दिखा भी गया है कि रिंकल्ड ब्रोज, शोइंग कन्फ्यूजन और क्यूरियोसिटी। तो ये सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होती है, बॉडी लैंग्वेज, हम कैसा कब ऐसा करते हैं कि ही लुक्ड एट मी विथ फरोड ब्रोज, तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हुए कहा, आई रिमेंबर यू नाउ, हाँ मुझे याद आ गया, फ्रॉम द लास्ट नाइट, अब मुझे पिछली रात में तुम थे वहाँ पे, मुझे याद आ गया। ऑफ कोर्स बेशक, आई विल ड्रॉ यू अनदर पिक्चर, तो बताता ना कि मुझे भाई पिक्चर चाहिए, मैंने फेंक दिया था और रोने लग गई थी, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो उसमें स्टोरी में है ये सारी चीज़ें। तो मैं तुम्हारे लिए पिक्चर बनाऊंगा, पिक्चर फॉर ब्रूनो, ब्रूनो के लिए बनाऊंगा, नॉट व्हाट शुड ही लाइक, तो उन्हें क्या पसंद जरा बताओ। नो 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 नो, बेटर, बेहतर तो ये है कि व्हाट वुड यू लाइक, तुम क्या पसंद करोगे, यानी पेंटिंग तुम्हारे लिए होनी चाहिए वास्तव में। तो आई लाइक सेलिंग बोर्ड्स, मुझे सेलिंग बोर्ड्स बहुत अच्छी लगती हैं। आई सेड, आई कैन यू डू बोर्ड्स, डू मतलब कैन यू ड्रॉ बोर्ड्स, क्या आप बोर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो। तो
जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जब ब्रिटनी गया था तो वहाँ पे उसने सारी चीज़ें देखी थी, शुरू मैंने आपको बता दिया था इसलिए। आई विल ट्राई, कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पे हम्बलनेस नज़र आ रही है पेंटर की ना, इतना बड़ा पेंटर वो कह रहा है कोशिश करूंगा। ही रिप्लाइड विद स्माइल, स्माइल के साथ, बच्चे के साथ। इट डिडंट टेक हिम लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं लगा। ही ड्रू फास्ट, बहुत तेज़ी से ड्रॉ करके। नेवर वंस लुकिंग अप, पल भर के लिए भी उन्होंने यहाँ वहाँ डिस्टर्बेंस के साथ देखा नहीं, वो फोकस के साथ ड्रॉ करते रहे। बट एज ही वर्क, लेकिन जब वो काम कर रहे थे, ही आस्क्ड मी अबाउट वेयर, तो वो बात भी कर रहे थे मुझसे, मतलब देख नहीं रहे थे मुझसे बल्कि बात कर रहे थे। वेयर आई हैड सीन सेलिंग बोट्स, को मैंने कहाँ देखा था। अबाउट वेयर आई लिव्ड इन पेरिस, में कहाँ रहता था। ही सेड ही लव्ड पेरिस, उन्होंने कहा पेरिस मुझे बहुत पसंद है। एंड सेलिंग बोट्स, बोट्स पे सेल करना भी बहुत अच्छा लगता है। देयर ही सेड टीयरिंग, उसके बाद उन्होंने कहा देयर मतलब ये रहा। टीयरिंग द सीट फ्रॉम द स्केच बुक, से अपना उसको फाड़ा ओढ़ा और कहा ये रही तुम्हारी ड्राइंग है ना, अब मुझे दिखाई। वॉट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। 4 सेलिंग बोट्स वर रेसिंग ओवर द सी आउट एंड बियॉन्ड अ लाइट हाउस। तो वो बताते हैं कि 4 सेलिंग बोट्स वर रेसिंग, सी के ऊपर 4 सेलिंग बोट्स जो हैं वो रेस कर रही हैं और लाइट हाउस को पास कर चुकी हैं ना। समुद्रों में लाइट हाउस होते हैं बड़े बड़े, प्रकाश देने के लिए रात में, जहाज भटक होकर ना जाए। जस्ट आई हैड सीन देन, जैसा मैंने ब्रिटनी में देखा था वो मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी। बट आई सॉ ही हैड साइंड इट पिकासो, लेकिन खास बात क्या थी कि उन्होंने उसमें जो साइन किया था वहाँ पर पिकासो लिखा था। अब ये चीज़ यहाँ पे खास है, यहाँ से कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए जब वो यहाँ पे कहता है कि आर यू मैसो सिजन, तो वो पजल्ड हो जाता है, क्योंकि मैं हूँ तो पिकासो, फिर सिजन क्यों कह रहे हैं। फिर अपनी माँ को बताता है कि मेरी माँ कहती है आप दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटर हैं, तो वो फिर मुस्कुराता है क्योंकि मैं पिकासो था और माँ मुझे सजन कह के बोल रही थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ वाइज रही होगी और तुम्हारी माँ ठीक ही कहती है। अब क्यों ठीक कहती है वो आगे आपको और पता चलेगा। और उसके बाद फिर वो उसको ड्रॉ करते हैं और पिकासो वहाँ पे वो लिखते हैं। तो यहाँ पे पिकासो के बारे में बताया गया है कुछ, हाँ, ये बोला गया कैसे आप इसको प्रोनाउंस करोगे। यह है अमोश्य और यह है पिकासो। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको, पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। आई थॉट योर नेम वॉज सीजन, जब उन्होंने पिकासो साइन किया तो उन्होंने कहा मुझे लगा कि आपका नाम सीजन है। तो ही स्माइल्ड अप एट मी, तो वो मुझे देख के मुस्कुरा दिए। हाउ आई विश इट वॉज, काश अगर ऐसा होता। ही सेड सैडली, मन में आह भर के दुखी होके, काश मैं सिजैन होता। देन ही एडेड, और उसके बाद उन्होंने कहा ऑफ यू गो नाउ, अच्छा अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से बच्चे, है ना, तो अब जाओ तुम। अब यहाँ पे बात आती है कि उन्होंने पिकासो, ये सबसे चीज़ें आपको करेक्टर स्केच में मिलेंगी, क्योंकि पिकासो जो है वो सिजन को काफ़ी एडमायर करते थे, और अगर उन्हें उसकी जगह सिजन कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है उनको इस चीज़ को लेके। यानी उनकी कंपैरिजन उनकी माँ सिजन से कर रही थी। और आप जानते हैं कि जब आपका कंपैरिजन किसी बड़े से होता है तब आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन आपके छोटे से हो तो आपको थोड़ा सा ख़राब लग सकता है। लेकिन यहाँ पे पिकासो को बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगा जब उन्हें सिजन कह के बोला गया। मतलब कि ही वॉज हम्बल काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना, हैड अ ग्रेट एडमिरेशन फॉर अदर आर्टिस्ट। तो ये घमंड नहीं था उनके अंदर, दूसरे आर्टिस्ट के लिए सम्मान था, शो किया जाता ना। अब बेचारा जो वो है यानिक है, वो बेचारा कितना जो है इनोसेंट टाइप का है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है, केयरिंग है अमंडीन को लेके काफ़ी ज़्यादा। और वो जाके उसके लिए कितना कुछ करता है, छोटा सा बच्चा हो के उसके बावजूद भी। अमंडीन जो है वो थोड़ा सा अपसेट है, अब ब्लेमिंग बहुत करती है, फ्रस्ट्रेट है इससे लेके यानिक को लेके, उसके बावजूद भी वो कितना, लेकिन थोड़ी थॉटफुल भी है, क्योंकि वो सीजन की ड्राइंग जो होती, मतलब वो जो ड्राइंग होती है उसके खोने पे कितना दुखी होती है, और अपने फादर को ऑफेंड करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, है ना। तो वैसे मैं इसके आगे की थोड़ी सी स्टोरी आपको हल्का सा बता देता हूँ, लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए कि जो पिकासो जो हैं, मतलब कि दुनिया के बेहतरीन पेंटर, और सिजन, इनके बीच में ये दो लोग कुछ समय, देखिए इसमें जो पिकासो जो है, ही वॉज बॉर्न 1881 एंड ही वॉज बॉर्न 1839, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क था। लेकिन ही पिकासो की डेथ हुई है 1973 में, और इनकी जो डेथ हुई है 1906 में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि तो लगभग 24-25 साल दोनों समकालीन थे, मतलब कंटेम्प्रेरी, एंड दे लिव्ड एट द सेम टाइम इन दिस वर्ल्ड, लेकिन दे नेवर मेट फेस टू फेस, लेकिन दोनों का आमना सामना कभी नहीं हुआ। और बड़े ताज्जुब की बात है कि दोनों का जो आर्ट डीलर था वो सेम था, यानी कि एम्ब्रॉयज वोलार्ड। तो बड़े अजीब बात है ना, इनकी भी पेंटिंग की मार्केटिंग, इनकी भी पेंटिंग की मार्केटिंग वगैरह सब कुछ ये देखते थे, लेकिन दोनों कभी आमने सामने नहीं मिले। और दोनों दुनिया के बेहतरीन पेंटर्स में से एक है। पिकासो तो बहुत फेमस है ना। सिजन को अब आप जान गए होंगे। सिजन जो है फ्रांस के थे और पिकासो स्पेनिश पेंटर थे।
बाद में पेंटिंग लेके जाता है और अमंडीन को देता है। पता है अमंडीन इसको मतलब जैसे हमने बताया कि कुछ समझती नहीं थी, तो वो जो है वो कपड़े वगैरह टांग रही होती है धोने के बाद उस पे डोरी पे, तो हैंगिंग लाइन पर। तो ये जब इसको लेके जाता है तो देखती है, कहती बस इसमें एक कमी है, ये जो तुमने पिकासो लिखा है ना, लिख देने से कुछ नहीं होता, पिकासो से ड्राइंग भी बनी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मतलब वो विश्वास नहीं करती, उसे लगता है कि ये खुद ही ड्राइंग वाइंग बना के ले आया है, अब पिकासो नाम लिख दिया है। बाद में उसकी जब आंट आती है और ब्रूनो ब्रूनो खासकर देखता तो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये इसके द्वारा तो, बल्कि जो मथिल्डा आंट होती है वो ब्रूनो को दिखाती है भी कि देखो देखो देखो, यानिक ने, यानी मेरे भतीजे ने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। ब्रूनो कहता है नहीं ये इसकी तो नहीं हो सकती। तो बाद में पूरी पूरी बात बताता है तो अमंडीन भौचक्की रह जाती है, बहुत खुश होती है, उसको गले से लगा लेती है। और फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर उसके साथ वो हिल्स पे घूमने के लिए भी जाती है। लेकिन बाद में उन्होंने लिखा है कि आगे चल के वो किसी दूसरे से मैरिज करती हैं और फिर मेरी भी शादी हो जाती है आगे चल के किसी दूसरी से। तो इस तरह से नावल जो है ख़त्म होती है। तो बाकी इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको मिल जाएंगे, करेक्टर स्केच मिल जाएगा, समरी मिल जाएगी, बहुत कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा ऑनलाइन पैसा दे के थोड़ा सा बुक कर लीजिए, आइए हमसे बात करिए, मिलिए, अपनी क्वेरीज़ को शांत करिए, जो भी क्वेश्चन हो हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगले किसी ट्यूटोरियल में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।